क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, बी फ्रीक्वेंसी एंड सी प्रेशर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर। एक एक करके देखते हैं। लीनियर मोमेंटम, स्टूडेंट लीनियर मोमेंटम को नॉर्मली हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको अगर निकालना है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए, कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए और उसका यूज करके हम लोग उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लिया कि 2 या 3 फॉर्मूला याद आ रहा है तो आप देख लीजिए भाई किस फॉर्मूला का या किस उस फॉर्मूले में और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहे हैं तो किसका आसानी से आप डायमेंशन सब लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का, इसीलिए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन m हो गया और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया स्टूडेंट, lt-1। अब देखिए ये वेलोसिटी का डायमेंशन बेसिक तरीके से भी आप समझ कर भी याद रख सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, लेंथ, ये टाइम हो गया। लेंथ मतलब इसका डायमेंशन l हो गया, टाइम का डायमेंशन t हो गया, ये मतलब हो गया lt-1 हो गया। क्लियर है, और इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो फाइनली लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, mlt-1। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट नॉर्मली हम लोग f से या n से भी, स्मॉल n से भी नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट बहुत बार सीपीएस भी, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज वगैरह भी हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या होता है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर है, तो नंबर, ये डायमेंशन लेस हो गया, टाइम का डायमेंशन t हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया t-1। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट तीसरा प्रेशर, तो प्रेशर नॉर्मली स्टूडेंट प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी फॉर्मूला बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर का हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन लिखना है आपको, प्रेशर का डायमेंशन लिखना है तो आप फोर्स का डायमेंशन लिखिए डिवाइडेड बाई एरिया के डायमेंशन से उसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब फोर्स का डायमेंशन तो देखिए, अब फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो कोई भी फॉर्मूला याद कीजिए फोर्स से रिलेटेड। तो बहुत ही सबसे जो आसान फॉर्मूला आपको याद आएगा, F इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। क्लियर है। तो अब यहां से देखिए बहुत आसानी से फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। मास का डायमेंशन m हो गया और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, lt-2 हो गया। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2। अब देखिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप बहुत तरीके से समझ कर याद रख सकते हैं, बल्कि बेहतर हो कि आप समझ कर ही याद रखें कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v/t तो lt-1 डिवाइडेड बाई t करेंगे तो ये lt-2 हो जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन v/t, तो v का डायमेंशन lt-1 निकाल चुके हैं, t तो यहां से lt-2। आप इस तरीके से भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन समझ सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए इतना ध्यान में नहीं आ रहा है तो भाई एक्सेलरेशन का यूनिट अब तक बहुत बार आप लोगों ने यूज किया होगा कि कोई गाड़ी है, कोई कार जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप डायमेंशन इसका लिख सकते हैं। मीटर मतलब लेंथ है तो l हो गया डिवाइडेड बाई टाइम का t स्क्वायर, ये हो गया lt-2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन वाले में m से मल्टीप्लाई किए, फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2, तो ये हो गया mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर मीटर, या हम लोग जैसे लिखते हैं ना कोई चीज़ का एरिया है तो स्क्वायर मीटर हो गया या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है। मतलब लेंथ हो गया तो ये इसका यूनिट, इसका डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा, m का तो पावर 1 ही रहेगा, ये 1 - 2 -1 और t का पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्लियर स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Find the dimensions of A. Angular speed omega, B. Angular acceleration alpha, C. Torque tau, and D. Moment of inertia I. Some of the equations involving these quantities are omega equals to theta2 minus theta1 by t2 minus t1, alpha equals to omega2 minus omega1 by t2 minus t1, and tau equals to f into r, and I equals to
mr square, the symbols have standard meanings। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में परेशानी होती है। अब पहले तो उनको ये कन्फ्यूजन होने लगता है अरे ये क्या क्या नया नया चीज़ आ रहा है, एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल नया नया चीज़। ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, इसमें क्या है कि आपको फिजिक्स में ओवरऑल आप मान के चलिए कि 11th और 12th में जितने भी नए फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे या पुराने भी जो आप पहले से आप जान रहे हैं, मान लीजिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स वगैरह, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सिखाया जाता है, वन थिंग। जिसके लिए जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप तो अभी आपने क्या है कि 11th-12th में, अभी तो जस्ट 11th में आप इंटर ही किए, तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या रिलेशन क्या होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। जबकि ये सब आपको मैं बताऊं कि मैकेनिक्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स, वहाँ पे टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस पर दिमाग नहीं लगाना, उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि ये सब चीज़ होता क्या है, वन थिंग। अब सेकेंड थिंग, उसी परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एसी वर्मा साहब ने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि भाई एंगुलर स्पीड क्या होता है, उसके बारे में परेशान नहीं होना है। लेकिन एंगुलर स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, अब भाई इसका डायमेंशन निकाल के बताइए। जब आपको रिलेशन दे दिया है, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे दिया गया है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका डायमेंशन निकालते हैं। स्टूडेंट समझिएगा, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, ये θ2, ये θ2 माइनस θ1, थीटा जो है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज है θ2 माइनस θ1। तो इसको चलिए हम लोग थोड़ा आसानी से लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगल सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझिए, और ये हो गया चेंज इन टाइम हो गया। क्लियर है? चलिए अब डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज, एंगल कहें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लिया कि किसी टाइम t1 पे ये इसका पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये θ1 है, और कुछ टाइम के बाद इसका पोजीशन यहाँ से बदल कर हो गया θ2 हो गया। क्लियर है? कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जो है, क्लियर है, ये डेल्टा थीटा का निकालना है हम लोगों को, डायमेंशन लिखना है ओमेगा का डायमेंशन लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का डायमेंशन लिखने के लिए हमको इसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव 1 में भी शायद वहाँ पर क्वेश्चन आया था, तो हम आपको बताए थे कि एंगल जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है ना। एंगल क्या होता है, आप लोगों ने 9th-10th में ही पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू L बाई R, ठीक है। तो L क्या, वो भी लेंथ हो गया, R रेडियस, वो भी लेंथ हो गया। तो दोनों का डायमेंशन, जब थीटा का डायमेंशन आप लिखिएगा तो ये L, इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, L का 0, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। क्लियर है? तो ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये हो गया 1। क्लियर बात है। डेल्टा टी चेंज इन टाइम कहिए या टाइम कहिए, भाई उसका डायमेंशन होगा t, एंड सो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन हो गया t⁻⁻1। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए। तो आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है, रिलेशन दे दिया गया है। तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन लिखना है। तो देखिए ये ω2 माइनस ω1, मतलब ये क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर स्पीड हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर स्पीड, ये हो गया चेंज इन टाइम हो गया। अब आगे समझिएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है। तो भाई चेंज इन एंगुलर स्पीड कहिए या एंगुलर स्पीड कहिए, सबका डायमेंशन सेम होगा। चेंज इन वेलोसिटी कहिए, रिलेटिव वेलोसिटी कहिए, इनिशियल वेलोसिटी कहिए, फाइनल वेलोसिटी कहिए, सबका डायमेंशन जैसे LT-1 होता है। भाई क्या है ना कि अब जो स्टूडेंट, अगर आपने थ्योरी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स में भी थ्योरी अगर देखा होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने इन सारी बातों को डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है। तो बेहतर है अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी देख लें, सो डैट कि आप अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा सकें। थ्योरी पढ़ने के बाद मोस्टली क्वेश्चंस को एससी और एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चंस को आप खुद से बना सकते हैं ना। तो इसका डायमेंशन निकालना है, चेंज इन एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या होगा भाई। तो जो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन होगा, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, t⁻⁻1। चेंज इन टाइम कहिए या टाइम कहिए, इसका डायमेंशन t होगा। क्लियर है? तो ये हो गया t⁻⁻1, ये फाइनली हो जाएगा t⁻²। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन t⁻²। चलिए नाउ अब निकालना है हम लोगों को टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क, चलिए कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू
ये आर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो मतलब फाइनली समझिए ये लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना है। चलिए टॉर्क का डायमेंशन लिखने के लिए आप फोर्स का डायमेंशन लिखिए और ये जो आर जो लेंथ है इसका डायमेंशन लिखिए। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ML_T-2 और ये हो गया L हो गया, ये हो गया फाइनली ML2T⁻², ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसान आपको दिया हुआ I=mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास का डायमेंशन m हो गया, r², इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L²। क्लियर है? तो इसका फाइनली डायमेंशन हो गया ml²। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड E, B मैग्नेटिक फील्ड B and C मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0। द रिलेवेंट इक्वेशंस आर F = QE, F = QVB and B = μ0I/2πa, where F is force, Q is charge, V is speed, I is current and A is distance। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगेन हम लोगों को 3 फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसका डायमेंशन निकालना है, वन थिंग। सेकंड थिंग, साथ ही साथ आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने पहले बताया कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है E, F = QE आपको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे, यहां से स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, E = इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना तो E = लिख सकते हैं F/Q। चलिए अब हम लोगों को भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए फोर्स का डायमेंशन लिखिए और ये जो चार्ज है इसका डायमेंशन लिख दीजिए। क्लियर है? फोर्स का डायमेंशन इसके पहले ही हम लोगों ने देख लिया है कैसे निकालेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, MLT-2। क्लियर है? अब Q चार्ज क्या होता है स्टूडेंट हम लोगों को पता है, याद कीजिए आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, Q = IT, 9th 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ वगैरह में, Q = IT। ठीक है, तो Q = IT लिखेंगे तो क्या होगा, I ये जो करंट है भाई, तो इसका डायमेंशन हम लोग I ही ले लेते हैं और T का डायमेंशन हो जाएगा T। क्लियर है? Q का डायमेंशन निकालने के लिए, ये Q है, मान लो यहाँ पे स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो Q का डायमेंशन निकालने के लिए I का डायमेंशन I, T का डायमेंशन कैपिटल T। अब बहुत जगह होता है, बहुत से बुक में आपको I का डायमेंशन A भी, एम्पियर के नाम पर कैपिटल A भी यूज किया जाता है। तो खैर कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली इसका डायमेंशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, M का तो पावर 1 ही रह जाएगा, L भी एक ही है तो L 1 रह जाएगा और I ऊपर जाएगा, या T का पहले लिख लें तो ये ऊपर जाएगा तो T का पावर -3, I -1 जैसे लिखिए। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन हो गया। स्टूडेंट अब हम लोग को निकालना मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, B का डायमेंशन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, F = QVB दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B = क्या लिखेंगे, F/QV, B = F/QV। तो अब यहाँ से भाई B का डायमेंशन निकालना है, B का डायमेंशन निकालना है तो F का डायमेंशन लिखिए डिवाइडेड बाई Q का डायमेंशन लिखिए इंटू वेलोसिटी V का डायमेंशन लिखिए। अब यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, Q का डायमेंशन अभी हम लोग जस्ट देखिए क्या होता है, IT, और V का डायमेंशन इंटू क्या हो गया, LT-1 मीटर पर सेकेंड या लेंथ बाई टाइम, जैसे भी समझिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली, M तो आपका एक ही रह गया, L, अच्छा L एक नीचे है एक ऊपर, L तो कैंसिल हो गया, T ये ऊपर जाएगा, अच्छा ये T तो खत्म हो गया, नीचे में T खत्म हो गया तो T-2 ही बच गया और I का पावर -1 बच गया। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का ये डायमेंशन हो गया। स्टूडेंट अब हम लोग को थर्ड पार्ट में निकालना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन, μ0 का डायमेंशन। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये सब आपको मिलेगा, ये इनफैक्ट ये तो आपको क्लास 11th में मिलेगा ही नहीं, क्लास 12th में ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकालना है, कोई चीज होता होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वहां पर देखेंगे, ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर डिटेल। B = μ0I/2πa, तो यहां से हम μ0 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2πAB डिवाइडेड बाई I। क्लियर है? μ0 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अब भाई इसलिए μ0 का डायमेंशन निकालना है तो देखिएगा 2 आपका प्योर नंबर है, डायमेंशन लेसे, इसका तो कोई डायमेंशन लिखेंगे नहीं, पाई भी, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। A का डायमेंशन लिखिए,
बी का डायमेंशन लिखिए डिवाइडेड बाई ये जो करंट आई है इसका डायमेंशन लिख दीजिए। क्लियर है। तो ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस है, तो ए का डायमेंशन डिस्टेंस है मतलब लेंथ है। बी का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, बी का डायमेंशन यही है, बी का डायमेंशन इंटू एम टी माइनस टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई आई का डायमेंशन तो आई ही रह गया। ये तो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए सिंपल इसका करंट का आई ही डायमेंशन हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट एम एल टी तो -2 ही हो गया और आई -2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P and B मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M. The defining equations are P equals to Q into D and M equals to IA, where D is distance, A is area, Q is charge and I is current. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग को दो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना है। इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू Q इंटू डी। तो P का डायमेंशन निकालना है तो बहुत आसान है, क्या करना होगा हम लोगों को, Q का डायमेंशन लिखिए और ये जो D जो है इसका डायमेंशन लिखिए। तो क्या होगा भाई, Q क्या है, चार्ज है, इसका डायमेंशन अभी जस्ट हम लोगों ने पहले देखा, Q इक्वल्स टू IT, और ये D आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, D डिस्टेंस है, D क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो D डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन L हो जाएगा। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L TI। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना है, M का डायमेंशन निकालना है, तो M का डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, I का डायमेंशन लिखिए और A का डायमेंशन लिखिए। अब I तो भाई आपका वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन तो I ही होता है, और A आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया है, एरिया है मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। क्लियर है, L स्क्वायर, तो थोड़ा सा जाके आप L स्क्वायर I इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत बार आप इसको मान लिया M के टर्म में, तो M के लिए इसका डायमेंशन क्या है, 0 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, M टू द पावर 0, L टू द पावर 2, T का भी लिखना है तो T टू द पावर 0, I कुछ भी मतलब ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल्स टू H न्यू वेयर E is the energy and nu is the frequency। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन निकालना है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है E इक्वल्स टू H न्यू, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है तो H इक्वल्स टू लिख सकते हैं E बाई न्यू, और मतलब कि H का डायमेंशन निकालना है तो करना क्या है भाई, E का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन निकालिए, न्यू जो कि आपका फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशन लिख दीजिए। तो E एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, जो एनर्जी मतलब जो वर्क डन का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हालांकि पहले शायद हम लगता है फर्स्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन में वहां पे डिटेल हम बता चुके हैं आपको। तो एनर्जी या वर्क डन का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसानी से फोर्स का डायमेंशन MLT -2, और L मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो गया, ये हो गया ML2T -2। तो एनर्जी का डायमेंशन ML2T -2। हालांकि बेहतर है कि कुछ बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी, कुछ इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद रहे तो बेहतर है, आपका स्पीड थोड़ा अच्छा रहेगा। ML2T -2 न्यू फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन भी अभी हम लोग शायद आज ही किए अभी इसी वाले वीडियो में, तो ये होता है 1/टाइम। क्लियर है, मतलब T-1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, 1/T। क्लियर है, तो बहुत आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। M तो M रह गया, L2 भी उतना रह गया, और T का पावर हो गया आपका माइनस, ये -1 ऊपर गया तो T टू द पावर -1। दिस इज योर फाइनल आंसर H का। क्लियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। Question number 6, find the dimensions of A, the specific heat capacity C, B, the coefficient of linear expansion alpha, and C, the gas constant R. Some of the equations involving these quantities are Q equals to MC T2 minus T1, LT equals to L0 1 plus alpha T2 minus T1, and PV equals to nRT. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 फिजिकल क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन निकालना है। तो ऑब्वियसली सबके लिए आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं, उसका यूज करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं सी, कोफिशिएंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा Q इक्वल्स टू MC T2 माइनस T1। तो भाई C का निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, C इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई M T2 माइनस T1,
क्लियर है, लिख सकते हैं। चलिए अब सी का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट। अच्छा इसको थोड़ा सा और देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं Q बाई एम। अब ये चेंज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चेंज इन टाइम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है, चलिए तो डेल्टा टी इसको लिख देते हैं। तो अब हम लोगों को सी का डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का डायमेंशन निकालना है भाई। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्यू का डायमेंशन लिखिए, एम का डायमेंशन लिखिए और चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन लिख दीजिए। चलिए ठीक है, तो क्यू क्या है, हीट है, हीट एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा mL2T माइनस 2, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। चलिए m का डायमेंशन m हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर हो या टेम्परेचर हो उसका डायमेंशन क्या होता है k, केल्विन से इसका डायमेंशन क्या हो जाता है k, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से आप देख सकते हैं m और m कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसका जो डायमेंशन हो जाएगा L2T माइनस 2 K माइनस 1, ये आपका फाइनल डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, अल्फा इक्वल्स टू, इसको फाइनली सॉल्व करके अल्फा इक्वल्स टू सारे टर्म को एक तरफ ले आएंगे, उसका डायमेंशन लिखेंगे। तो यहां से चलिए देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टी, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट T2 माइनस T1। चलिए ठीक है, अच्छा यहाँ से एल टी, एल नॉट को इधर ले आते हैं, तो एल टी माइनस एल नॉट इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट T2 माइनस T1। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हम लोग अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू ये एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट T2 माइनस T1। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये LT क्या होता है, ये होता है फाइनल। जैसे मान लिया किसी आप रॉड को जब हीट किए, गर्म किए, तो क्या हो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो उसका लेंथ है एट टाइम t, L नॉट होता है इनिशियल लेंथ, तो उसका लेंथ बढ़ा। तो फाइनली यहाँ पर बस आपको इतना समझना है, ये तो हीट वगैरह में पढ़ेंगे, ये चेंज इन लेंथ है, लेंथ में जो चेंज हुआ, तो इसको चलिए हम लोग डेल्टा L लिखते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। डेल्टा एल ये इनिशियल लेंथ है, उसका इनिशियली एल नॉट ये भी लेंथ ही है, और T2 माइनस T1 है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, इसको डेल्टा T लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से देखिए, यहाँ से हम लोग अल्फा का डायमेंशन इतना लिखने के बाद, इसीलिए अल्फा का डायमेंशन स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, ये जो चेंज इन लेंथ है आप उसका डायमेंशन लिखिए, डेल्टा एल का डायमेंशन लिखिए, डिवाइडेड बाई ये जो एल नॉट है इनिशियल लेंथ है उसका डायमेंशन लिखिए, और जो चेंज इन टेम्परेचर है उसका डायमेंशन लिखिए। सीधी बात है भाई, तो चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ हो, फाइनल लेंथ हो, चेंज इन लेंथ हो, कुछ भी हो, उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। ठीक है, इनिशियल लेंथ इसका डायमेंशन L इंटू चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो गया K, तो ये L और L कैंसिल हो गया, तो सिंपली हो जाएगा K इनवर्स। ये आपका फाइनल डायमेंशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं PV इक्वल्स टू NRT से R का डायमेंशन निकालना है, बहुत आसानी है, आप लोग कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PV बाई NT, तो R का डायमेंशन, इसलिए R का डायमेंशन लिखने के लिए भाई क्या कीजिए, आप यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन लिखिए, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए, N का डायमेंशन, जो कि N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। गैसेस इक्वेशन बहुत ही, मतलब आप लोगों ने केमिस्ट्री में 9th में पढ़ना था। एनीवे T टेम्परेचर, क्लियर है, तो यहाँ पे नहीं भी पढ़ना है तो 11th में तो श्योर आपको पढ़ना ही है यहाँ पे। तो प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन भाई क्या होता है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत बार हम लोग पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, तो ये ML माइनस 1 T माइनस 2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन ML माइनस 1 T माइनस 2। तो ध्यान दीजिएगा, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्रेशर का डायमेंशन हो गया ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूबिक मीटर, मतलब LQ, ये भी हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। N नंबर ऑफ मोल है, तो इसका डायमेंशन होगा MOL, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में MOL इंटू टेम्परेचर है T, इसका डायमेंशन हो गया K। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली जो डायमेंशन हो गया, ये हो गया ML का पावर, ये -1 ये 3 है, तो ML स्क्वायर हो गया T माइनस 2, ठीक है, T माइनस 2, और ये हो गया K माइनस 1,
और मोल का पावर -1, ये आपका गैस कांस्टेंट आर का हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए डेंसिटी, बी प्रेशर, सी मोमेंटम एंड डी एनर्जी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, एनर्जी। वन थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट, इनफैक्ट हम लोगों ने शायद डेंसिटी छोड़ के प्रेशर का भी डायमेंशन पहले हम लोगों ने निकाला, मोमेंटम का भी, एनर्जी का भी डायमेंशन निकाला। तो इसमें नया क्या है? नया स्टूडेंट ये है कि अब तक हम लोगों ने जो भी डायमेंशन निकाला तो वहाँ पर जो हम लोग बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेते थे वो वन ऑफ द 7 जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसा सिस्टम के हिसाब से थे, मास, लेंथ, टाइम, तो एम, एल, टी वगैरह लेते थे। लेकिन यहाँ पर नया क्या है स्टूडेंट कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अब वो एम, एल, टी अपने हिसाब से वैसे नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपके पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, लेंथ और टाइम। अब इन्हीं 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आपको डायमेंशन बताना है, डेंसिटी का, प्रेशर का, मोमेंटम का, एनर्जी का। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं भाई। तो डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? जिसका भी डायमेंशन निकालना है तो पहले तो कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है भाई? क्लास 5-6 से हम लोग पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना होता है। चलिए ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी का डायमेंशन अगर हम लोगों को लिखना है, डेंसिटी का डायमेंशन अगर हम लोगों को लिखना है तो आप भाई क्या कीजिए कि मास का डायमेंशन लिखिए और वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए। क्लियर बात है ना? चलिए ठीक है। नाउ अब मास का डायमेंशन भाई तो ये तो m हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन L Q होता है, ठीक है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी लिखते हैं। तो ये हो गया ml-3, ये हो गया। लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को, चलिए एल तो ठीक है, एल तो दिया हुआ है जो हमारे पास जो कंडीशन है, लेकिन एम तो नहीं है। एम इज नॉट गिवन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एम नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को तो इसको लिखना है फाइनली एफ, एल और टी का टर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, अब भाई मास है, फोर्स और टाइम को ये दे रहा है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे भाई? तो हम लोगों को पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है ना, ये होता है mlt-2। ये तो हम लोगों को पता है पहले से, हम लोग जो जान रहे हैं। तो यहां से हम m का डायमेंशन, m ये जो मास जो है, इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसीलिए यहां से आप m इक्वल आप लिख सकते हैं F/LT-2, LT-2। क्लियर है? तो यहां से इसको आप फाइनली लिख सकते हैं F, चलिए ठीक है, FL-1 T², FL-1 T²। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब M को हम लोग लिख चुके हैं F, L और T के टर्म में, तो यही 3 हम लोगों को दिया भी है। तो यहाँ पे हम लोग F का वैल्यू पुट कर देते हैं, F का वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब M के जगह पे लिखेंगे हम लोग FL-1 T² इंटू L⁻³ आपका पहले से है। तो सो डैट कि ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो F, L का पावर ये ऐड हो जाएगा तो L⁻⁻4 और T², दिस इज योर फाइनल आंसर। तो F, L और T के टर्म में हम लोगों ने डेंसिटी का डायमेंशन लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब हम लोगों को स्टूडेंट लिखना है प्रेशर का डायमेंशन। तो अगेन प्रेशर इक्वल टू क्या होता है भाई? तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ से बहुत आसान है भाई, प्रेशर का डायमेंशन मान लिया PR से इसको डिनोट करें तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन लिखिए, फोर्स का डायमेंशन लिखिए डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन लिखिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2। अच्छा, उतना करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि फोर्स को तो यहाँ पे ऑलरेडी एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दे दिया गया, तो हम फोर्स रहने देते हैं। फोर्स को करने का क्या जरूरत है? ये फोर्स का डायमेंशन ये F लिख दिए और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L²। तो L भी आपको दिया हुआ है एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फाइनली इसका डायमेंशन, इसका आंसर हो गया FL-2। क्लियर बात है? चलिए ठीक है। सी में देखते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम को पता है आपको कि भाई P से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम का डायमेंशन निकालने के लिए ये क्या होगा? मास का डायमेंशन क्या हो गया? m हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन L-T-1। अगेन तो L और T के टर्म में है तो ठीक है क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन M तो है नहीं। तो अगेन जो हम लोगों ने यहां से निकाला m का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ FLT, वो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे? FL-1 T²,
एल माइनस वन टी स्क्वायर इंटू एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। एफ एल ये आपका एम का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम की जगह पे इतना पुट कर दिया, एल टी माइनस वन। तो फाइनली आपका हो गया एफ एल का पावर ये 1 माइनस वन, एल तो गया, और टी का पावर ये हो गया 2 माइनस वन, तो एफ टी, दिस इज योर फाइनल आंसर। एफ टी हो गया मोमेंटम का डायमेंशन, जब अगर हम एफ एल और टी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एनर्जी का डायमेंशन। तो भाई एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? जो एनर्जी जो वर्क डन का डायमेंशन होता है वही होता है। ठीक है, ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो फोर्स का डायमेंशन लिखे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखे, तो फोर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेना है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल हो गया, एल भी आपको दिया हुआ है कि आप इसको एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये एल हो गया, एफ एल हो गया फाइनली एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ एल एंड टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है टी के टर्म में, तो भाई एफ एल टी का पावर 0 कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन? जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसमें इस क्वेश्चन में आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिक्स में। तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। कैसे निकालेंगे? बेसिक तरीके से समझिए भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 10 इंटू, अब ये मीटर है, मतलब चलिए एकदम बेसिक तरीके से इसको 1 मीटर लिख सकते हैं, 1 लिखते भी है, नहीं भी लिखते हैं। ये सेकेंड स्क्वायर है तो 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? 1 सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, नाउ 10 इंटू, अब ये 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा हम लोगों को लिखना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में, तो 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 सेकेंड। अब सेकेंड को मिनट में लिखना है, तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि 1 मिनट, मिनट को शॉर्ट में MIN लिख रहे हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, इसीलिए 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 1/60 हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। बेसिक आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो अब 1 सेकेंड को आप लिख दीजिए 1/60 मिनट इंटू इस 1 सेकेंड को भी लिख दीजिए 1/60 मिनट। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब ये 100 को थोड़ा इधर ले आते हैं, तो ये 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 हो गया, 10 इंटू 100 हो गया, ऊपर में तो ये सेंटीमीटर रह ही गया। ठीक है, अब ये 1/60 1/60, तो 1/3600 हुआ, ये 3600 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये और नीचे में क्या होगा मिनट इंटू मिनट, तो इसको मिनट का स्क्वायर लिख सकते हैं, मिनट इंटू मिनट, तो मिनट का स्क्वायर इंटू 3600, ये नीचे जो ऊपर क्या। क्लियर है? तो 3600 इंटू 10 इंटू 100, ध्यान दीजिएगा इसको, 36 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 इंटू ये इतना, फाइनली कितना हो जाएगा, ये तो आ गया आपका सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मिनट स्क्वायर। ये आपका फाइनली कन्वर्शन हो गया। तो स्टूडेंट चूंकि बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए ये टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप इसे सीधे 10 इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3600 करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर स्टूडेंट? जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9। Question number 9, the average speed of a snail is 0.02 miles per hour and that of a leopard is 70 miles per hour. Convert these speeds in SI units. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको स्नेल का एवरेज स्पीड दिया हुआ है 0.02 माइल्स पर आवर, लियोपार्ड का एवरेज स्पीड दिया हुआ है 70 माइल्स पर आवर, तो इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। SI यूनिट में कन्वर्ट करना है मतलब समझिएगा भाई, माइल्स ये डिस्टेंस का यूनिट हो गया, ठीक है, आवर आपका क्या हो गया टाइम का यूनिट। तो SI यूनिट में डिस्टेंस का जो यूनिट हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है। तो माइल्स को आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा, और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं SI यूनिट में, सेकेंड लेते हैं, तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, वन थिंग। अब दूसरा आपको ये पता होना चाहिए भाई कि माइल्स को हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आपको बेसिक ये रिलेशन पता होना चाहिए है कि 1 माइल इक्वल टू होता है 1.61 किलोमीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 माइल इक्वल टू, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आप याद रखते हैं, उसी तरह 1 माइल इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली इसको देखिए मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1610 मीटर।
1610 मीटर, इतना मीटर हो गया। चलिए ठीक है, अब 1 आवर तो 3600 सेकेंड आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ से बहुत आसानी से ध्यान दीजिएगा 0.02 ये क्या है, माइल्स पर आवर है। तो अब ये जो माइल्स है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, ये या चलिए बेसिक तरीके से ये आपका ये 1 माइल्स है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1610 से मल्टीप्लाई किए तो इतना अब ये मीटर हो गया, इतना ये मीटर हो गया, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर दिए, 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो 3600 से डिवाइड कर दिया तो ये सेकेंड हो गया, मतलब ये फाइनली आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 70 माइल्स, तो 70 इंटू 1 माइल इक्वल टू कितना मीटर आया, 1610 मीटर। तो 1610 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 70 माइल्स इतना मीटर बन गया, इतना मीटर बन गया। और डिवाइडेड बाई 1 आवर है तो 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया 70 इंटू 1610 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट इन ये दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका कुछ इस तरह का दोनों का वैल्यू आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।